हाय दोस्त, मेरा नाम अंकित कुशवाहा है और मैं पढ़ा स्नातक हूँ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, इसमें पढ़ाऊँगा आपके भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। लैंड को हम क्या कहते हैं? भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरी रहती हैं उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं ना। ओके, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के जहाँ बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल क्या होता है? जहाँ पे तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जीवमंडल क्या होती है? जहाँ पे तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। बायोस्फीयर जब उसे कहते हैं जहाँ पे वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, मतलब भूमंडल, वायुमंडल एंड जलमंडल पाया जाता है, उसे हम जीवमंडल कहते हैं। ओके, चलिए भूमंडल बताते हैं आपको। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल। यह भूपर्पटिक चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, इसमें जीवों में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्तरीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़ी जलाशयी भागों को ओशियनिक महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो बहुत बड़े लैंड मासेस होते हैं उसको नोन एज कॉन्टिनेंट। जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं नोन एज ओशियन। ओके, अंडरस्टैंडिंग। चलिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जल का तल होता है वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो भी स्थल की ऊंचाई होती है समुद्र तल से मापा जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा समुद्र तल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई दिस इज माई माउंटेन, कोई माउंटेन हो गया, एनी माउंटेन्स। ओके, मान लीजिए मेरा क्या हो गया, पूरा ये सी हो गया, बहुत गहराई के अंदर है। ओके, मान लीजिए सी यहाँ तक है, तो मान लीजिए वहाँ यहाँ तक वाटर है। ओके, तो अगर इसको नापना है, इसको अगर मापना है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इसकी लंबाई मापेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम समुद्री तल कहते हैं। समझ आ रहा है ना? सी लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई समुद्र से तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ओके, ये आपके सारे कॉन्टिनेंट हैं। चलिए मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता दूंगा इसमें। देखिए, ये आपका क्या, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है? ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉकी माउंटेन्स। और उसके यहाँ पे एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन दक्षिणी अमेरिका। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद आपको क्या पाया जाता है? आप यहाँ देख सकते हैं कर्क रेखा क्रॉस हो रही है, यहाँ पे मकर रेखा। समझ आ रहा है? इक्वेटर। ओके, आपको फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख ही रहे हैं। चलिए मैं आपको एटलस के विषय में ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं या क्या है? ये यूरोप है। ओके, एशिया समझ में आ रहा होगा। तिब्बत का पठार लोकेटेड है, अफ्रीका लोकेटेड है। ओके, और आप ये देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं अच्छे से, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। आप इधर देखिए क्या? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ओके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बात और आपको बता, जो यूराल पर्वत नहीं है, देखिए यहाँ पे जो यूराल पर्वत आप देख रहे हैं, ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। इतना ध्यान देना आपको। यूराल पर्वत जो है किसको अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। समझ आ रहा है आपको? नील नदी। अब एक बात और का आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, जो नील नदी कहाँ बहती है? ये अफ्रीका में बहती है। जो सहारा मरुस्थल है, जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, चलिए मैं आपको धीरे धीरे सब कवर कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आपको बताना चाहूँगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है समुद्र तल से? मान लीजिए ये मेरा माउंट एवरेस्ट हो गया, ये मेरा समुद्र तल हो गया। ठीक है, समुद्र का पूरा सरफेस लेवल हो गया। ये मेरा पूरा माउंटेन इसी पे लोकेटेड है। लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? माउंटेन लोकेटेड लैंड पे लोकेटेड होता है मेरा माउंटेन। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक माउंटेन की ऊंचाई को मानेंगे। ये माउंटेन की पीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जब हम नापेंगे तो कितना है? 8,848 मीटर है। ओके, यहाँ से नहीं लिया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिया जाएगा। जहाँ से सी लेवल नहीं होता है वहाँ से लिया जाता है। समझ आ रहा है? ओके, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है।
देखिए विश्व का सबसे गहरा भाग जो है, पूरे विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है, मेरियाना गर्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। देखो क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको, ओके। जिसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। कितना? 11,022 मीटर होती है। क्या आपने कभी इतनी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? बहुत गहरी हो सकती है। समझ, 11,000 मीटर होती है जो मेरियाना गर्त होता है, ओके। चलिए मैं आपको महाद्वीप पे ले चलता हूँ, ओके। महाद्वीप के जानते हैं कॉन्टिनेंट, क्या जानते हैं? कॉन्टिनेंट। मैं आपको बता, मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ओके। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे जो जलराशियाँ हैं बहुत ही विस्तृत मात्रा में, इसलिए एक दूसरे से ये क्या है, ये सेवरल है, ओके। एशिया, देखिए आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ओके, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर आगे चलता हूँ मैं। विश्व के मानचित्र को देखिए था, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी भाग में पाया जाता है। चलिए मैं आपको विश्व का मानचित्र यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा हो गया, आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं। चलिए देखिए ये मेरा, देर आर टू पार्ट्स इन द अर्थ, ओके। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। दिस इज ए नॉर्थ पोल, दिस इज ए साउथ पोल, ओके। अब मैं सही से आपको बताऊंगा कि दिस इज ए नॉर्थ पोल, दिस इज ए साउथ पोल। तो जो मेरा नॉर्थ पोल होता है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा लैंड मासेस हैं कि नहीं है, ओके। और यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, लैंड मासेस कम है, ओके। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ पे थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है एंड न्यूजीलैंड लोकेटेड है, और थोड़ा सा अफ्रीका लोकेटेड है, ओके। और सारे जो कॉन्टिनेंट है कहाँ लोकेटेड है? ये नार्दर्न पोल में लोकेटेड है। समझ आ रहा होगा आपको? चलो जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। चलिए मैं आपको अब एशिया के बारे में बताऊंगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। जितना पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है, मान लीजिए पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये कह रहे हैं 1/3 भाग में फैला है। इतना छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इतने में सिर्फ एशिया फैला है। कितना में? इतने में सिर्फ एशिया एक्सटेंशन है, ओके। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ आ रहा है? ये जो एशिया महाद्वीप है मेरा, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप एटलस लीजिए, उसमें देखिए कहाँ लोकेटेड है, ओके। और ये ग्लोब भी लीजिएगा, उसमें भी दिखाई देगा। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहाँ क्या गुजरती है? कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो एशिया है, यहाँ देख रहे हैं आपको कर्क रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये कर्क रेखा है। समझ में आ रहा है ना? ये कर्क रेखा है, ओके। दिस इज ए कर्क देख रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश बोलते हैं। कर्क रेखा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ए इक्वेटर, ओके। अंडरस्टैंडिंग? ये कहाँ से पासेस होती है? 23 हॉफ, ओके। चलिए आप देखिए यहाँ से क्रॉस हो रही है कि नहीं क्रॉस हो रही है ना? कर्क रेखा एशिया से क्रॉस हो रही है कि नहीं क्रॉस हो रही है? आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलिए एशिया हो गया, आपको गुजरती। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। मैं पहले ही बताया कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो है ना, वही यूरोप को और एशिया को अलग करता है। उससे उसी को अलग, यूराल पर्वत ही तो अलग करता है एशिया और यूरोप को, के जो यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और सिया मीन्स क्या होगा? एशिया, ओके। दोनों के मतलब कि आप जानते होंगे ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स से मिलकर बना हुआ है, ओके। अंडरस्टैंडिंग? यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। इसमें यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? इससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूँ कितने तरफ से घिरा, ओके। ये देख सकते हैं, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। देख लीजिए आप अच्छे से। एक इधर से घिरा हुआ है, एक इधर से घिरा हुआ है, एक इधर से घिरा हुआ है। तो 3 टाइप्स हो गए नहीं? इधर से क्या हुआ? मेरा एशिया इसको कौन डिस्कवर किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? ओके। चलिए जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करूँगा।
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं भाई साहब। अफ्रीका के बारे में चलो मैं आपको बतलाता हूँ। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश एवं इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो मेरा 0 डिग्री है ना, यहाँ से जो मेरा टॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है वो कहाँ से गुजरता है, इसके मध्य भाग से होकर गुजरता है। समझ आ रहा है? आपको चित्र में दिखाया जा चुका है। जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एशिया जो अफ्रीका एक ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना ध्यान देना होगा आपको, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। समझ आ रहा है आपको? अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये दिस इज माई अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। यहाँ से आप देख रहे हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से इक्वेटर और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। ओके, मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, मुझे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ बच्चों को। चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में आपको दिखा दिया हूँ मैं। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एंड मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। समझ आ रहा है आपको? चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्या है? जो सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान है। देख लिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सहारा का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपको यहाँ दिखाई जा सकता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छे से। ओके, अफ्रीका में से यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं सागरों से घिरा हुआ है। जो यह महाद्वीप है, ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि उसमें ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, जिसका नाम क्या है? नील नदी। क्या है उसका नाम? नील नदी। ओके, चलिए मैं आपको फिर लिए चलता हूँ। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताया कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा विश्व के किन भागों से होकर गुजरती है, मैं आपको बताया अभी पहले से। अब चलिए मैं आपको मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग नॉर्थ अमेरिका। ओके, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप क्या है? उत्तरी अमेरिका। आपको ध्यान देना, सबसे बड़ा भाग तीसरे नंबर पे क्या आता है? उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ। अच्छा, ये कभी कभी आप डाउट्स होता होगा, संकरे मीन्स क्या होता है? बहुत ही कंसाइज जोन। क्या होता है? कंसाइज, बहुत ही पतला संकरे अंडरस्टैंडिंग। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना जुड़ा हुआ है किसी, देखिए इसको हम संकरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सकरा हुआ, मतलब कि कंसाइज। ओके, बहुत पतला। समझ में आ रहा है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? संकरे। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही संकरे जोन से जुड़ा हुआ है। किससे? ये दक्षिण अमेरिका से। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आपको और एक टॉपिक बताना चाहूँगा मैं आपको इसी में। रॉकी पर्वत कहाँ लोकेटेड है? रॉकी पर्वत आप देख रहे हैं। रॉकी पर्वत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है, मतलब ये उत्तरी अमेरिका में लोकेटेड है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका। और आपको एक जानते होंगे अल्पेशियन पर्वत। क्या है? अल्पेशियन पर्वत कहाँ लोकेटेड है? लोहिया। दिस लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, इंडीज पर्वत कहाँ लोकेटेड है? इंडीज पर्वत विच लोकेटेड इन दक्षिण अमेरिका। अंडरस्टैंडिंग। और एक आप जानते होंगे अमेजन नदी के बारे में जानते होंगे। अमेजन नदी तो आपको पता होगा कहाँ लोकेटेड है। अमेजन नदी फ्लो इन दक्षिण अमेरिका। अंडरस्टैंडिंग। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको। चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। यह दक्षिण अमेरिका से सकरे से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा स्थल संधि जिससे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरा ये क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका। और ये मेरा क्या हो गया? साउथ अमेरिका। ओके, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं। आप देखेंगे एक एटलस में, इसको हम क्या जानते हैं? पनामा। ये क्या जानते हैं? इसको हम पनामा नहर भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पनामा
नहर, जिसे आप पनामा जल संधि भी कहा जाता है। ओके, सॉरी पनामा जल संधि होता, पनामा नहर नहीं होता, क्षमा कीजिएगा हमें। ओके, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ पर? यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए आप गो एटलस लीजिए, उसमें जोन अलग करिएगा, पश्चिमी गोलार्ध को अलग करिएगा, पूर्वी गोलार्ध को अलग करिएगा, उसमें नॉर्थ पोल को अलग करिएगा, साउथ पोल को अलग करिएगा। देखिएगा तो उसमें जो मेरा ये उत्तरी अमेरिका नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका पश्चिम में लोकेटेड है, एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरी भाग में लोकेटेड है। समझ आ रहा है? देखो दो ऐसे पार्ट होते हैं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ये दिस इज साउथ पोल, सॉरी दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। ओके, तो ईस्ट में मेरा ये एशिया लोकेटेड है, अंडरस्टैंडिंग, और ये कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट में लोकेटेड है, अंडरस्टैंड। ओके, ये साउथ पोल में लोकेटेड है, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जल संधि होती क्या है। बहुत लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा मैं। जल संधि क्या होता है, इसमें दिया है बहुत अच्छे तरीके से। पानी का सकरा भाग क्या होता है? पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। समझ आ रहा है? देखिए दिस इज आप देख सकते हैं, दिस इज जल संधि, दिस इज जल संधि। ओके, दिस इज जल संधि, यही पनामा है, पनामा जल संधि इसी को कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? और इसी को पनामा जल संधि कहा जाता है, जो एक दूसरे को नॉर्थ अमेरिका एंड दक्षिण अमेरिका को, मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को एक दूसरे से जोड़िए रखता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे चलता हूँ मैं। आपको एक क्वेश्चन करना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताया। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से देखकर बताइए। ओके, चलिए मैं आपको दक्षिण अमेरिका की तरफ ले चलता हूँ। लगभग दक्षिण अमेरिका के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं, और आप चलिए ले चलता हूँ आपको। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है? आपको बताइए ना, बताना होगा इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, परेशान होने की बात नहीं है। ओके, देखिए दक्षिण अमेरिका के जो इसके पूर्वी भाग में क्या है? पूर्वी भाग में इसके देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वी भाग में क्या है? अटलांटिक महासागर है। दक्षिणी भाग में, इसके पश्चिमी भाग में क्या है? प्रशांत महासागर। इसको आपको ध्यान देना है। और नीचे क्या है? दक्षिणी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या है? नीचे दक्षिणी महासागर है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो है मेरा अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में, और प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में है। अंडरस्टैंडिंग? ओके, हाँ एक बात और बता रहा हूँ, जो अटलांटिक महासागर है वो हमेशा यह आकार बनाता है, ऐसे देख सकते हैं, इसमें बताने की बात नहीं है, दिया हुआ है। ओके, आगे मिलेगा तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही बता दूँ, आगे तो मिलना है, श्योर है। अंडरस्टैंड? चलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज। इसके उत्तर में दक्षिण, देखिए मैं आपको बताया था, इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं। क्या नाम है? एक पश्चिम में जो लोकेटेड है उसका क्या नाम? प्रशांत महासागर, और जो पूर्व में लोकेटेड है उसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। अंडरस्टैंडिंग? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? वो क्या? इंडीज है। समझ आ रहा है? दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? जो सबसे बड़ी नदी होती है ना, सबसे बड़ी नदी है, उसको क्या नाम है? अमेजन है। क्या वो अमेजन नदी, अमेजन बहती है। चलिए मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले चलता हूँ, जो सबसे छोटा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको पहले ही बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, यह चारों तरफ से महासागरों तथा द्वीप समुद्र से घिरा होने के कारण इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीप इसको कहते हैं ऐसा कॉन्टिनेंट, मान लीजिए दिस इज ए कॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज ए कॉन्टिनेंट, और इसके चारों तरफ ये किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम द्वीप बोलेंगे, मतलब आइलैंड। ओके, क्या बोलेंगे? आइलैंड। चलिए समझ आ रहा? अटलांटिक को ले चलता हूँ। अटलांटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसके मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है।
चूँकि ये इसलिए साउथ पोल ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है साउथ पोल पर, और वहाँ जानते हैं आपको पोल की तरफ बढ़ने पर अधिकतर क्या होता है, वहाँ पे बर्फीली लैंड हमको मिलते हैं। तो वहाँ पे जब अब बर्फीली मिलेगा तो पक्का निश्चित है कि वहाँ पे बर्फीली जोन होगा। ओके, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत का भी शोध केंद्र, परेशानी होने की बात नहीं है, भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे इस संस्थान स्थित है। इसके नाम है मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। काफ़ी बार पूछा जाता है, पीछे से एग्जाम में पूछा जाता है, जो भारत के शोध संस्थान है उनका नाम क्या है, जो लोकेटेड है इन अंटार्कटिक महाद्वीप में। अंडरस्टैंडिंग। चलिए आपको जलमंडल बताऊंगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये बताऊंगा। ओके, पृथ्वी का 71% मतलब 71% भाग जल तथा 29 जो परसेंटेज भाग स्थल है, कितना 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या क्या सम्मिलित है आपको बता रहा हूँ मैं। जलमंडल में नदियाँ, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। महासागर सब सम्मिलित हैं, इंक्लूडिंग ऑल वाटर सिस्टम। ओके, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। जितने भी हैं, कितना पाया जाता है वो, इसमें 97% पाया जाता है। 3% ही भाग हैं जो नदियों, झीलों, हिमनदियाँ, भूमिगत जल पाया जाता है। ओके, ये इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं देखिए, जिससे कि जितने भी 97% भाग कहाँ जल पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। और बाकी जल कहाँ पाए जाते हैं, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग ऑल ओवर माने कि जो हमारे पीने योग्य होता है। समझ आ रहा है ना उसको? जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पृथ्वी को कमी महसूस करते हैं, हम पानी की कमी महसूस करते हैं। और क्यों नहीं महसूस करेंगे? पानी हम जो समुद्रों में वाटर्स हैं उनको हम पी थोड़ी ना सकते हैं। इजराइल यूज़ करता है, इजराइल का फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि काफ़ी महंगा है। समझ में आ रहा है आपको? इंडिया में ऐसा किया जा रहा है, संभव तो अभी तक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे इनिशिएटिव लेता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप अपडेट भी हो जाएंगे। अभी तो मैंने डाउन टू अर्थ रीड किया तो उसमें तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिला हमें। चलिए महासागर बताता हूँ आपको। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर है क्या है, वो कॉन्टिनेंट जो है, महासागर है, ओशियन जो है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे से सेवरल नहीं है, एक दूसरे से क्या है, वो को रिलेट है, जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है, इतना ध्यान देना आपको। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। क्या क्या हैं? ज्वार भाटा, समझ आ रहा है ना? महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। समझ आ रहा है आपको? फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एंड तथा आर्कटिक महासागर। ओके, चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इतना ध्यान देना आपको। यह पृथ्वी के 2/3 भाग पर फैला है। 1/3 भाग पर फैला है, मतलब 1/3 भाग पर फैला है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, जितना एशिया फैला हुआ है लैंड पर, उतना ही मेरा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। जो मेरियाना ट्रंच है वो कहाँ स्थित है? इसी महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जो प्रशांत महासागर वो कैसा है? वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ओके, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस आकार के अक्षर का है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर इसके दक्षिण अमेरिका है। समझ आ रहा है आपको? पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पश्चिमी किनारे पर इसके क्या है?
उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। समझ आ रहा है आपको? अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। क्या है? बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पूर्वोत्ताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। बहुत ही तंदुरित है। यहाँ की जो मतलब कि जो रेखाएं हैं, जो इनका ऑफ श्योर है, तटीय रेखाएं हैं, वो बहुत ही तंदुरित है। मतलब वो बहुत तंदुरित रेखाओं में, इसलिए वहाँ पे जो पोत एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब बहुत ही सही स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से क्या है? बहुत ही व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। देखिए, हिंद महासागर मतलब एक ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? भारत के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजा आकार का है। कैसा है वो? त्रिभुजा आकार का है। समझ में आ रहा है आपको? ये इसके उत्तर में एशिया, समझ में आ रहा है आपको? उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए आपको दक्षिण महासागर लेकर तरफ चलता हूँ। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। किसको घेरता है? ये अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ स्थित है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपका ये आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है आपका? ये आप देख सकते हैं, ये मेरा आपका आर्कटिक महासागर है जो नॉर्थ पोल पे स्थित है। ओके, दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी महासागर है। समझ आ रहा है आपको? और आप देख सकते हैं अंटार्कटिका एक क्या है? अंटार्कटिका एक द्वीप है जिसको चारों तरफ से क्या घेरा हुआ है? देख रहे हैं यहाँ पे इसको क्या घेरा हुआ है? ये मेरा दक्षिणी महासागर घेरा हुआ है। ओके, और ये भी मेरा दक्षिणी महासागर घिरा हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से अंटार्कटिका को कौन घेरा हुआ है? दक्षिणी महासागर। चलिए ले चलता हूँ आपको जहाँ से आया था मैं। ये देखिए तंदुरुस्त तट रेखाएं हैं। क्या है ये? इनकी तंदुरुस्त तट रेखाएं हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा वायुमंडल क्या है। ओके, चलिए वायुमंडल बताऊँगा आपको। हमारे पृथ्वी चारों ओर गैसों की एक परत घिरी हुई। हमारा जो पृथ्वी है वो चारों तरफ क्या किससे घिरी हुई है? गैसों की परत से घिरी हुई है। इसी वायुमंडल कहा जाता है। बताया आपको पहले से। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। जो पृथ्वी का यह परत है किसका अटूट भाग है? जो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ द अर्थ। समझ आ रहा है? यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं, एवं वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे कि चलो आपको बताऊंगा, यह वायुमंडल की 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल कितना ऊंचाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितने परतों में बांटा है? इसको 5 परतों में बांटा जाता है। समझ आ रहा है आपको? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल कहा जाता है। क्या क्या होता है आपको चलो बता देता हूँ मैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल कहा जाता है। समझ आ रहा है आपको? चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्षोभ मंडल। ये मेरा क्या है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ना, और ये मेरा मध्य मंडल, आयन मंडल। ओके, आयनोस्फियर, और ये बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। ओके, चलिए आपको फिर ले चलता हूँ। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। जो मेरा आप देख सकते हैं जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 90% भाग है। कितना परसेंट भाग है वो? 90% उसका भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन कितना पाया था? 78%, ऑक्सीजन कितना पाया था? 21%। ओके,
तथा दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन गैस लेने के लिए आवश्यक है, पता है आपको, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्या है, आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब दोनों का पार्ट महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो नाइट्रोजन प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इतना आपको ध्यान रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होता है, जो पृथ्वी, जो मेरा अर्थ है उसके द्वारा जो रिफ्लेक्ट किया जाता है ऊष्मा, उसको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है, पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी घनत्व में क्या आती है, डेंसिटी में इसके भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी है वो भिन्न हो जाता है, मतलब सबसे कम होने लगती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम, चलिए आपको आगे बताता हूँ, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं जाते हैं तापमान बिगड़ता आता है। वायुमंडल, ये समझ लीजिए आप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, समझ आ रहा है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम, ये मान लीजिए हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, इसका क्या होगा, क्या होगा, तापमान घटता जाता है। समझ आ रहा है ना। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। क्या डालता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है, जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे एक जैसा। ओके, कुछ क्षेत्रों में हमें दबाव अधिक महसूस होता है तथा कुछ क्षेत्रों में हमको दबाव कम महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। सॉरी, वायु क्या होता है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। मैं काफ़ी क्लास ले लिया हूँ, लगभग 4-5 घंटे पढ़ाया हूँ, तो मेरे गले में प्रॉब्लम्स हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है मुझे, क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। मैं ऑनलाइन काफ़ी क्लास लिया, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। कभी बच्चों के क्वेरीज आते हैं, उनके भी आंसर देने होते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है सबकी लाइफ में। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस करते तथा कुछ क्षेत्रों में कम महसूस करते हैं। चलिए जीवमंडल बताता हूँ आपको। बायोस्फीयर, जीवमंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये मेरा जीवमंडल है। क्या ये मेरा, देखिए आपको यहाँ पे वायुमंडल मिल जाएगा, यहाँ पे स्थल मंडल मिल जाएगा, जहाँ रहते हैं। ये व्यक्ति को रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हमको क्या देता है, वो वायुमंडल देता है। वाटर की जरूरत होती है, वो हमको क्या देता है, जलमंडल देता है, मतलब हाइड्रोस्फीयर देता है। हम जहाँ पे घर बनाते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उस किसकी जरूरत, हमको लैंड की जरूरत होती है, इसलिए हमको उसको लिथोस्फीयर जानते हैं। और जहाँ पे तीनों चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम क्या जानते हैं, बायोस्फीयर जानते हैं। क्या जानते हैं इसको हम, बायोस्फीयर जानते हैं, जहाँ पर सारे लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। समझ आ रहा है, सारे लिविंग ऑल लिविंग बींग्स थिंग्स पाए जाते हैं, फाउंड इन बायोस्फीयर। समझ आ रहा है। जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़ी स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। वहाँ आपको फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मतलब जीवमंडल में बहुत सी जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़ी स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में से जुड़े हुए हैं। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहाँ पर, एक दूसरे से कहाँ जुड़े हुए हैं, वो जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। मतलब फ्लोरा एंड फौना। समझ आ रहा होगा आपको। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल नहीं है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये बिटवीन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये सिस्टमेटिक ढंग से इंटरेक्ट करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ जाता है। हाल में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। क्या देखिए, सुनामी आएगा तो निश्चित है कि कोई जो द्वीप है उनके भागों का क्या होगा, कुछ न कुछ पार्ट मर्ज हो जाएगा इन द वाटर। अंडरस्टैंडिंग। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता।
समझ लीजिए अगर आप ऐसे जब वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे और वाटर जो है इंडस्ट्री के वाटर हैं वो कहाँ जाएंगे, जब मेरे वाटर रिसोर्सेज में जाएंगे तो वो दूषित हो ही जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। समझ में आ रहा है आपको। पृथ्वी के तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी के तापमान में क्या करता है, वो वृद्धि करता है। समझ में आ रहा है आपको। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से लगभग सभी बच्चे परिचित होंगे, छोटा छोटा बच्चा इससे परिचित होगा। लेकिन भूमंडलीय तापन थोड़ा सा एक अजीब सा टॉपिक है वह, लेकिन समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग को ही भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए ना, आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि इकोनॉमिक से बूस्ट करे और इन्वायरमेंट भी ना अधिक नुकसान हो के। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया, आप पर डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपके पास बता दे रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चन। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं आप बता दीजिएगा। पृथ्वी के प्रमुख द्वीपों के नाम बता दीजिए। 2 वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बता दीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है ना भाई, बताया मैं आपको। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण, इतना तो आपको बताया, उतना आप कर लीजिएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट्स हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।